मुरादाबाद में हुए दंगे की रिपोर्ट आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटल पर रखकर सार्वजनिक किया गया। उस समय क्यों दंगा हुआ था, कैसे हुआ था, कौन दोषी है, इन सब दंगों की करीब 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट आज रखी गई। उसमें पुलिस को हालांकि ये जानकारी मिली, क्लीन चिट दिया गया, लेकिन उस समय आपने देखा होगा कि करीब 83 लोगों की मौत हुई थी, 113 लोग जख्मी हुए थे, घायल हुए थे और इस दंगे में पूरा शहर परेशान हो गया था। तमाम पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इसको सार्वजनिक करने के लिए आप समझिए कि एक लंबा समय बीत गया। करीब उत्तर प्रदेश में 15 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन ये रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी। हालांकि विपक्ष इसको ये मान रहा है कि चुनाव के देखते हुए ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। ऐसे में 15 मुख्यमंत्रियों में भाजपा के भी कई मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके शासन काल में ये रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई, आखिर इस समय ही क्यों की गई, तमाम सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है, पहले से बेहतर कानून व्यवस्था चल रही है और कानून व्यवस्था की आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश दुनिया में भी तारीफ हो रही है। अब इस दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कौन दोषी है, कौन सी सरकार थी या फिर इसके पीछे किसकी मंशा थी, ये सब पूरी स्पष्ट हो चुकी है और लोग अब जानेंगे कि उस समय दंगा किसने करवाया था, किसकी क्या मंशा थी। इन सब चीजों को रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मुरादाबाद में हुए दंगे की रिपोर्ट आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटल पर रखकर सार्वजनिक किया गया। उस समय क्यों दंगा हुआ था, कैसे हुआ था, कौन दोषी है, इन सब दंगों की करीब 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट आज रखी गई। उसमें पुलिस को हालांकि ये जानकारी मिली, क्लीन चिट दिया गया, लेकिन उस समय आपने देखा होगा कि करीब 83 लोगों की मौत हुई थी, 113 लोग जख्मी हुए थे, घायल हुए थे और इस दंगे में पूरा उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 10 अगस्त से लेकर 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 अगस्त से 21 अगस्त तक इसमें नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके अलावा 5 सितंबर को यहां पर चुनाव होगा और 8 सितंबर को इसके नतीजे आएंगे। घोसी वही विधानसभा सीट है जहां पर दारा सिंह चौहान यहां पर विधायक थे। इसके पहले 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा में मंत्री थे। 2022 के चुनाव में इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और यहां से विधानसभा तक का सफर तय किया था। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ दिन पहले ही हाल में विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और यहां पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश की 6 और विधानसभा सीटें हैं जहां पर भी उपचुनाव होगा। फिलहाल दारा सिंह चौहान को लेकर अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी कि वो भाजपा को छोड़कर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं वापस वो अपने घर यानी कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अटकलों पर विराम भी लग गया और दारा सिंह चौहान एक बार फिर भाजपा के खेमे में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई और नामों की भी चर्चा थी जो भाजपा में वापस जा सकते हैं, जिसमें रोशन लाल थे, इसके अलावा धर्मपाल सिंह सैनी थे और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नाम भी शामिल थे जो भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन फिलहाल अभी सभी जिनकी अटकलें थी उसमें विराम है, लेकिन दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि उपचुनाव में वही चेहरा होंगे, लेकिन इस बार वो साइकिल पर नहीं कमल के फूल पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज थोड़ा बहुत सदन में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन बाकी स्थिति सामान्य रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में जब अपनी बात कही तो उन्होंने कहा यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है घट के 3 से 4% आ गया है। 2017 में ये जो है 17% था। अब सोचिए कितना अंतर आया एम्प्लॉयमेंट रेट में, ये उन्होंने विपक्ष नेता अखिलेश यादव को जो है इशारा करते हुए कहा। सीएम ने भी कहा 36 लाख करोड़ का हम निवेश प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जो एक इतिहास है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। साथ ही कई विधेयक भी पारित हुए। उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वास्थ्य विधेयक पास हुआ, नगर पालिका संशोधन विधेयक पास किया गया, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के भी विधेयक पास किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाया गया है और चौथों तरफ विकास की गंगा बह रही है और जो विपक्ष जो है इसको लगातार उठ रहा है। महंगाई के मुद्दे पर जरूर उन्होंने कहा कि महंगाई सभी जगह है, अकेले यूपी में नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सत्र काफी सावधानी पूर्वक निपटाया गया। सत्ता पक्ष भी संभल कर चला और विपक्ष भी बहुत ज्यादा हंगामा के मूड में नहीं था।
कि ताकि जो है ये सदन आसानी से चलता रहे। अब कल सदन का तीसरा दिन होगा और अब देखना है कल कैसे जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जो है वार करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई और बाढ़ जैसे मुद्दों को लेकर के, टमाटर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और वो सत्ता पक्ष पर हमले कर रहा है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग का मुद्दा भी अब गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 80 सीटों में से अब समाजवादी पार्टी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स RLD करती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि कम से कम 10 सीटों पर RLD ने दावा ठोक दिया है। उसका साफ तौर पे कह रहा है कम से कम 10 सीटें दी है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत चुनाव जिस तरह हमने प्रदर्शन किया है वो हमारी मजबूती को बयां करता है। वो जो सीटें मांग रही है उसका कहना है कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और तमाम जो बिजनौर है, बागपत है, मथुरा, ऐसे तमाम सीटें हैं जो कम से कम 10 सीटों पे दावा ठोका है। उसका कहना है इस पर हमारा जनाधार और लगातार हम काम भी कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मजबूती दिखा रही है, क्या समाजवादी पार्टी अपने समीकरण को ध्यान रखते हुए RLD को वो सीटें देगी? क्योंकि समीकरण का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस समीकरण पे समाजवादी पार्टी चलती है पश्चिम में, उसी समीकरण पे अब कहीं ना कहीं RLD का भी अपना जनाधार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि RLD का भी ये मानना है कि अगर पश्चिम क्षेत्र में अगर सीटें दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी और फायदा भी मिलेगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी उन तमाम सीटों पर दावा जिस पर ठोक रही है वो देने को तैयार होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अगर सूत्रों की माने तो नवंबर तक विपक्षी गठबंधन के 20 सीटों का फार्मूला तय हो सकता है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय। एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के लिए तैयार है ये अंबेडकर पुल। बिल्कुल हम इस समय मौजूद हैं आगरा के अंबेडकर पुल पर। बिल्कुल आपको बता दें इस अंबेडकर पुल के बारे में, तो अंबेडकर पुल मायावती सरकार के शासनकाल में इस पुल का निर्माण हुआ था। इस पुल को निर्माण होने के बाद यहाँ तमाम ऐसे हजारों सैकड़ों वाहनों का आवागमन, जैसे कि इस पुल के द्वारा लोगों को राहत मिली थी। इस पुल के द्वारा लोग एक ओर से दूसरी ओर, ये जमुना के ऊपर ये पुल बनाया गया है, और एक ओर से दूसरी ओर यानी कि एतमादुद्दौला स्मारक से ताजमहल और लाल किला स्मारक को ये जोड़ने वाला ये पुल है। बिल्कुल इसके बाद इससे कुछ दिन पहले ही इस पुल पर एक बार तमाम इस पुल का निर्माण की खामियां निर्माण होने के बाद खामियां देखने को मिली थी। लेकिन अगर आज बात करें तो आज एक बार फिर 8 से 10-11 महीने के अगर बीच की बात करें तो इस पुल में एक बार फिर ये भ्रष्टाचार की, जैसा कि मैंने बताया, ये भेंट चढ़ चुका है। यहाँ भ्रष्टाचार की साफ तौर से बूढ़ नजर आ रही है। ये देखिए ये अंबेडकर पुल है और यहाँ आप देख सकते हैं इस समय बरसात का मौसम है। ये जमुना है, ये जमुना का अभी फिलहाल में तमाम स्तर, जमुना का स्तर भी काफी बढ़ चुका था और इस समय ये जमुना के किनारे का ये जमुना के ऊपर बना हुआ पुल, ये देखिए यहाँ से ये पुल की जो रेलिंग है यहाँ से ये टूट चुकी है और ये टुकड़ा टूटने के बाद जब नीचे भी गिर गया। लेकिन यहाँ के सेतु के जो सक्षम अधिकारी हैं अब तक इस पुल के बारे में सुध नहीं ली है। ये देखिए तमाम, ये आप देख सकते हैं कि ये पुल का ये जो सरिया, ये जो ग्रिल है ये टूट के नीचे भी गिर चुका है। पता नहीं किसके द्वारा उस ग्रिल को उठा लिया गया है, अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं ये जो ग्रिल टूटने के बाद में, देखिए ये ग्रिल टूटी कैसे है, हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं लग पाया, लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये ग्रिल टूटने का कारण यहाँ भ्रष्टाचार की साफ तौर से बू आ रही है। ये देखिए काई लग चुकी है ये पुल की, ये जो सरिया का जो ग्रिल बना हुआ है ये जगह जगह, आप मैं आगे भी दिखा सकती हूँ कि एक ही जगह नहीं है। आप यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ से ये जॉइंट खुल चुका है और ये यहाँ से ये हट गया है। तो यहाँ भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ ही समय में ये यहाँ से भी ये जॉइंट खुल के ये टुकड़ा भी गिरने के कगार पे है। लेकिन एक टुकड़ा गिरने के बाद, इसके बावजूद भी जो सेतु के जो अधिकारी हैं, जो सेतु निगम के, उनकी अब तक जो नींद है वो अपनी नींद से जाग नहीं पाए हैं, अभी वो सोने से जग नहीं पाए हैं और ना ही उनका ध्यान इस सेतु के जो ग्रिल लगी हुई है इस पर अब तक गया है। पहले भी इसके, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले भी इस सेतु पर जो सरिया निकल गई थी, यहाँ लगभग
2-2 फीट के गड्ढे हो चुके थे और यहाँ तक कि उन गड्ढों में जमुना साफ नजर आ रही थी। मैं आगे भी चल के दिखा सकती हूँ कि वो जब उस निर्माण को किया गया था, सरिया निकलने के बाद गाटर निकल गए थे और जब उस निर्माण को किया फिर भी 10 से 11 महीने के अंतराल में एक बार फिर वही नजारा देखने की कगार पर पहुंच चुका है। हम आपको दिखा सकते हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये सेतु की सरिया निकली थी, यहीं पर ये गाटर निकल गए थे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में ये गाटर हैं। यहाँ 10 से 11 महीने पहले यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इन गाटर को नए निर्माण दिखाने के लिए नया निर्माण था, लेकिन यहाँ टुकड़ों को लगा कर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ टुकड़े लगा कर इस पुल सेतु का निर्माण किया गया था और ये साफ कोई ना कोई ये बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं अपनी खबर के माध्यम से सेतु के अधिकारियों को ये सचेत करना चाहती हूँ, उनको ये बताना चाहती हूँ, उनको उनकी नींद से जगाना चाहती हूँ कि इस तरह अगर सेतु के कार्य में अगर भ्रष्टाचार की बू आने लगेगी तो पता नहीं कब इससे कोई भी बड़ा हादसा होने से बच नहीं पाएगा। अब देखने वाली बात है कि खबर के माध्यम के बाद में क्या सेतु निगम के कर्मचारी या उसके अधिकारी अपने नींद से जागते हैं या नहीं। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जिले की नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराई और सट्टी गांव में 294 आवास आवंटित किए गए थे। जांच के दरमियान 167 आवास ऐसे निकले जो अपात्रों को दिए गए थे, जिसके बाद उन आवासों के नाम पर 77 लाख रुपए की जो सरकार की धनराशि थी लक्ष्मी एन मुख्य विकास अधिकारी ने बचाने का काम किया, जिसके बाद गांव में खलबली मची और इन 167 आवासों में 56 ऐसे परिवार निकलकर सामने आए जिन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की और बाद में मुख्य विकास अधिकारी से भी पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। उन परिवारों का दावा है कि अधिकारियों के द्वारा जांच गलत है। गांव में एक ही नाम के कई लोग होने के चलते उन्हें अपात्रता सूची में डाला गया। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिले की नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन से बात की तो उन्होंने बताया कि टीम के द्वारा जांच कराई गई थी। उनमें से 167 परिवार अपात्र निकले थे, लेकिन शिकायत के बाद फिर से जांच कराई जाएगी और अगर 56 ये परिवार पात्रता सूची में होंगे तो निश्चित तौर पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नियमता यह भी सामने आया है कि अगर अपात्र व्यक्ति पात्रता होती भी है उसकी सूची में तो आगे चलकर उसे कभी भी इस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच की, अगर जांच गलत होती है तो उन अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते उन पात्र परिवारों को अब कभी आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। आगरा में ठेले पर चाय की दुकान लगाने वाली महिला के ऊपर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया है। दरअसल मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां महिला द्वारा ठेले पर चाय की दुकान लगाई जाती थी। बीती रात बदमाशों ने महिला के ऊपर चाकू से हमला किया, जिससे महिला की गर्दन कट गई और महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि महिला की स्थिति गंभीर है और महिला का लगातार इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला के जो पुत्र है वो ऑटो चलाता है और उसके द्वारा के कई दोस्त हैं, जो दोस्त घर पर आना जाना था और दोस्तों के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है कि महिला के ऊपर किसने हमला किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो आरोपी हैं वह महिला के जो बेटा है उसके जो दोस्त हैं उन्हीं में से कोई है जिसने महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया है और महिला की गर्दन काट दी है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। बदायूं के उजियानी कोतवाली क्षेत्र के जिनौरा निवासी गौरव साहू का बीते 10 दिसंबर को हुए हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। आपको बता दें, भाभी से अवैध संबंधों के शक में गौरव साहू की हत्या की गई थी, जिसके संबंध में उजियानी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब से मामला जो है लगातार पेंडिंग में चला आ रहा था, जिसका उजियानी पुलिस और एसओजी टीम ने आज सनसनीखेज खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियुक्त अभी तक फरार है। पुलिस अभियुक्त
जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में लगी हुई है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस सनसनीखेज खुलासे से पुलिस की क्षेत्र में वाहवाही हो रही है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। फर्रुखाबाद जनपद में स्वास्थ्य विभाग के बाबू सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां पर बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि फतेहगढ़ स्थित सीएमओ कार्यालय में डी फार्मा के छात्रों से इंटर्नशिप के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, तो वहीं छात्रों ने बाबू द्वारा इंटर्नशिप कराने के नाम पर लिए जा रहे रुपयों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, तो ऐसे घूसखोर बाबू अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और डी फार्मा के छात्रों से इंटर्नशिप के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ अमोद तिवारी, जनता टीवी, फर्रुखाबाद। अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र जो एडीजी जोन द्वारा चलाया गया था, उसकी जबरदस्त सफलता के बाद अब एडीजी जोन अखिल कुमार ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। आपको बताते चलें कि गोरखपुर जोन के 11 जिलों में ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र की शुरुआत एडीजी जोन अखिल कुमार ने की है। इस ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के जरिए अब उन अपराधी यानी कि पेशेवर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा और गूगल मैप द्वारा इनकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी। साथ ही वीडियो कॉल करके भी देखी जाएगी कि ये अपराधी खुद स्वयं अपराध कर रहे हैं या उस मोबाइल किसी और को देकर अपराध में संलिप्त हैं। आपको बता दें इसको लेकर 11 जिलों में 50-50 अपराधियों पे अभी जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी निगरानी की जाएगी। साथ ही बाद में इसको विस्तार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र जो पूरी तरीके से प्रदेश में जबरदस्त तरीके से सफल हुई थी, जिसकी शुरुआत एडीजी जोन अखिल कुमार ने की थी, अब ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र जो शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपराधियों पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमीरपुर और जालौन जिलों को जोड़ने वाले अखिलेश यादव सपा सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हाईवे था, जो जालौन से हमीरपुर को जोड़ता है। कभी ये सड़क एशिया की सबसे गंदी सड़क मानी जाती थी। भारी बारिश के चलते ये सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और हाईवे पर हर साल कटान से यातायात प्रभावित होता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हाईवे को न तो सुधारे जाने का काम किया जाता है, न ही इसका कोई समस्या का हल निकाल रही है। हाईवे पर बारिश से हुए बड़े बड़े गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। किसी भी दिन जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के चलते इस हाईवे में बड़ा हादसा हो सकता है। ये जो सड़क है ये बहुत ही यहाँ के लोगों, बुंदेलखंड लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सड़क है। कभी इस सड़क में जालौन से हमीरपुर आने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज की तारीख में लोग 1 से 1.5 घंटे में ये सफर तय करते हैं। ये जो सड़क है कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। मिशन के तहत लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी मौज काट रहे हैं। बात कर रहे हैं जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत बैरीसाल की, जहां पर बैरीसाल ग्राम पंचायत में अब ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई है। बारिश के समय में गांव में पूरी तरीके से स्वच्छता भारत मिशन सहित विकास कार्यों की पोल खुलकर सामने आ चुकी है, जहां पर गांव में पानी का अंबार लगा हुआ है। अब यहां के ग्रामीण अपने गांव से बाहर निकलने के लिए भी कई बार सोच रहे हैं, जबकि स्कूल जाने के लिए स्कूली बच्चों को भी अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्राम प्रधान सहित ग्राम प्रधान के साथ ग्राम विकास अधिकारी व विकास खंड के उच्च अधिकारियों से बाबा समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन आलम यह रहा कि ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ग्राम प्रधान तक पूरी तरीके से मौज काटने में लगे हुए हैं और ग्रामीणों की समस्या से बेखबर है। अब देखना ये होगा कि आखिर में जिलाधिकारी व जिले के उच्च अधिकारी क्या आखिर में इस ग्राम पंचायत की इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे, या फिर इसी तरीके से ये समस्याएं बरकरार बनी रहेंगी और ग्रामीण इन समस्याओं से रोज दो चार होते रहेंगे। हालांकि पिछले दिनों में
स्वच्छता भारत मिशन के तहत की गई कार्रवाई में लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया था, जहां पर कई ग्राम पंचायतों में से रसूलाबाद की 21 ग्राम पंचायतें सीज की गई थी, जिसमें ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारियों से स्वच्छता भारत मिशन में लाखों रुपए गबन करने के मामले में रुपए धनराशि जमा की गई थी। लेकिन आज फिर भी आप देख सकते हैं कि स्वच्छता भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, या इसी तरीके से सरकार के लाखों रुपए के बजट की बंदरबांट करते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी अपनी जेब भरते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। कांवरियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से आधा दर्जन कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि मैदानी थाना क्षेत्र के कुकरा के समीप रपटा पुल के पास गई, जिसमें कि करीब आधा दर्जन कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कांवरियों को प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के बाद जेसीबी के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली को बाहर निकलवाया। ट्रैक्टर ट्राली बाहर निकालने के बाद जो कुकरा चौकी प्रभारी थे, उन्होंने साकुशल बाकी कांवरियों का हालचाल पूछने के बाद उनको उनके गांव तक रवाना किया। आपको बता दें कि इस रपटा पुल के पास जो घटना हुई है, उस रोड के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों ने माननीय जो जितेंद्र प्रसाद लोक निर्माण मंत्री हैं, उनसे भी लिखित में सूचना दी गई थी कि इस रोड को चौड़ीकरण किया जाए। अजय मिस्त्री को भी एक लिखित ज्ञापन दिया गया था। रोमी साइनी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको भी एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। अगर इस मामले को संज्ञान में लिया गया होता तो शायद ये घटना न घटती। आने वाले समय में आगे भी कोई बड़ी घटना इस रोड पे घटित हो सकती है, क्योंकि इतनी जर्जर रोड हो चुकी है, इस पर निकलना, पैदल निकलना मुश्किल है। तो बाहर निकलने से समस्याएं आगे भी और भी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। राजेश शुक्ला, जनता टीवी, लखीमपुर खीरी। लगातार संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में अब खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे रह गई है गंगा यमुना। बता दें, पीछे से छोड़े जा रहे पानी को लेकर अब जहां प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति हो गई है और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जहां प्रशासन ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के लिए भी तैनाती कर दी है और जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। मगर संगम क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने में भी समस्या हो रही है। ऐसे में उन्हें नाव और बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर जिस तरह से कछारी इलाके में गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अपने घर छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना बनाना पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है और कहीं ना कहीं लोग परेशान दिख रहे हैं। फिलहाल गंगा यमुना का जल स्तर प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। समाज सेवी नबी सलमान आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन देते हुए नबी सलमान ने कहा कि सयाहपुर शहीदों के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएं भी हैं, उनकी पुताई कराई जाए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और तमाम गौशालाएं जनपद सयाहपुर में बनी हैं, फिर भी गाय बाहर सड़कों पर मौजूद मिलती है, जिससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। उनका यह भी कहना था कि गाय को गौशालाओं में भेजा जाए। अब जिला प्रशासन इनकी समस्याओं पर कितना एक्शन लेता है, ये आने वाला समय बताएगा। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।